सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली में होता क्या है। नॉर्मल मंथली साइक्लिकल ब्लीडिंग जो कि फीमेल में होती है, उन फीमेल्स में जो कि रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं। रिप्रोडक्टिव एज का क्या मतलब है? ऐसी फीमेल जो कि 15 साल से लगा करके 49 ईयर्स तक की रहती हैं, इनको हम लोग रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल्स कहते हैं। ठीक है, तो द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनार्क। ठीक है, ये यूजुअली 12 टू 13 ईयर्स में एक फीमेल के स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, और एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज या फिर एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जो है ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ये पूरे सिस्टम का एक पार्ट है। इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस विच अकर इन ऑल फीमेल्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब ये किस लिए होता है? अकर ड्यू टू चेंजेस इन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। अब ये एचपीओ एक्सिस क्या है, ये हम लोग आगे की साइकिल में देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं प्यूबर्टी से। जैसे ही एक फीमेल प्यूबर्टी पे आती है, ठीक है, उसका 12 टू 13 ईयर्स की एज में वो आ रही है और उसका मेनार्क हो रहा है। जो हाइपोथैलेमस रहता है वो हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि वो हार्मोन जो कि इनिशिएट करेगा या फिर जो स्टिमुलेट करेगा गोनाडोट्रोपिन्स को कि वो बाहर आए, वो रिलीज हो। ठीक है, अभी हाइपोथैलेमस जो है ये जीएनआरएच जो है कहाँ छोड़ेगा? ये छोड़ेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो हार्मोन रिलीज होता है ये पल्सेटाइल मैनर में होता है, यानी कि इट वुड बी लाइक द पल्स। जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ वो कहाँ जाके एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके वो एक्ट करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करता है। गोनाडोट्रोपिन यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। ठीक है, अब इसमें आपकी एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो पहला हार्मोन रिलीज होता है वो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Follicular stimulating hormone is the first hormone which released during the menstruation cycle by anterior pituitary। ठीक है, FSH और LH को दोनों को क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। अब बात करते हैं FSH और LH की। LH को अभी हम साइड में रखते हैं कि LH हमारा यहाँ पर रिजर्व है, जो कि रिलीज हो चुका है। ठीक है, जो कि रिलीज हो चुका है। ठीक है, अब FSH का काम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या है? ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो फॉलिकल्स कहाँ पे हैं? फॉलिकल्स हमारे ओवरी में है। ठीक है, तो FSH ने एक्ट करा ओवरी पे, और ओवरी से क्या रिलीज हुआ? ईस्ट्रोजन हार्मोन जो था वो रिलीज हुआ। साथ ही साथ में इसने क्या किया? स्टिमुलेट कर दिया फॉलिकल्स को, और उन स्टिमुलेटेड फॉलिकल्स ने क्या रिलीज किया? ईस्ट्रोजन। ठीक है, आराम से समझिएगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आए। बस खाली जो सीक्वेंस है वो आपको एक बार याद करने की जरूरत है। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया? गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज किए, FSH और LH को रिलीज किया, जिसमें से फर्स्ट जो नंबर था वो क्या रिलीज हुआ? FSH आपका रिलीज हुआ। अब इस FSH जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, इसने कहाँ काम किया? ओवरी पे। क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स कहाँ होते हैं? ओवरी में रहते हैं। अब इस ओवरी ने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट तो कर दिया, साथ ही साथ इसने एक और हार्मोन रिलीज किया जो कि था ईस्ट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ईस्ट्रोजन रिलीज हो गया है, साथ ही साथ हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी रिलीज हो रहा है। हमें इस चीज को अभी ध्यान रखना है। अब ये ईस्ट्रोजन आ गया। ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ता है ये 3 काम करता है। पहला काम क्या करता है कि FSH पे नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि भाई बहुत फॉलिकुलर स्टिमुलेट हो चुके हैं, लेकिन अब तुम रुक जाओ। ठीक है, तो जैसे ही फॉलिकल्स पे स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, नेगेटिव फीडबैक छोड़ता है, तुरंत FSH की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। और FSH की वैल्यू कम होगी, तुरंत क्या होंगे? सारे फॉलिकल जो होते हैं मर जाते हैं, एक्सेप्ट द डोमिनेंट फॉलिकल। डोमिनेंट फॉलिकल को छोड़ के फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कम होने से सारे फॉलिकल्स की डेथ हो जाती है। अब दूसरा काम क्या करता है? ये पॉजिटिव फीडबैक भेजता है किस पे? LH पे, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पे। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? और ज्यादा बढ़ने लगता है। यहाँ पे तो रिलीज हो ही रहा था, यहाँ पे तो बढ़ ही रहा था, और इस एस्ट्रोजन की वजह से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या हुआ? और ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसका एक सिग्निफिकेंस अभी आगे हम लोग जानेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन के बढ़े हुए लेवल की वजह से क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम थिक होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आते हैं मेन चीज। हमें याद था ना कि LH जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और दूसरा ईस्ट्रोजन की वजह से LH हमारा और बढ़ा हुआ है। तो इस बढ़े हुए LH की वजह से सडन क्या होगा? LH सर्ज आएगा। इस सडन LH सर्ज की वजह से हमारा एक प्रोसेस इनिशिएट होगा जिसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, इस मियोसिस फर्स्ट से क्या होगा? इस मियोसिस फर्स्ट में होता क्या है? एक्चुअल में यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट करेगा किसमें? सेकेंडरी oocyte में और कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, ये जो प्राइमरी oocyte का कन्वर्जन था सेकेंडरी oocyte और कॉर्पस ल्यूटियम में, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, जो कि एक आइडियल साइकिल जो कि 28 डेज की अगर हम लोग मान के चलते हैं तो उसके मिड ऑफ द साइकिल में ये प्रोसेस होती है। अब क्या होगा? अब क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ, साथ ही साथ
कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ। कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत बड़ा रोल रहता है अभी आने वाली अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। अब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है इसका साइज धीरे धीरे थ्रू आउट द साइकिल बढ़ता जाता है। कब तक बढ़ता जाएगा? 8वें दिन आफ्टर द ओव्यूलेशन, यानी कि मान के चलिए कि अगर 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ है तो ऑन द 22nd डे यानी कि 22वें दिन पे जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो सबसे बड़ा साइज का हो जाएगा। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये भी रिलीज करता है हार्मोन। ये मेनली आपके 3 हार्मोन को रिलीज करता है, जिसमें सबसे मेजर पार्ट जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। सेकंड क्या रिलीज करता है? ईस्ट्रोजन। थर्ड क्या रिलीज करता है? इनिबिन। अभी जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये हमारा मेजर हार्मोन है और इसके भी हमारे 2 रोल हैं। पहला रोल क्या है कि जो बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन है ये अब क्या करेगा, जो एलएच बढ़ रहा था उस पर नेगेटिव फीडबैक भेजेगा कि भाई अब आपका प्राइमरी मेयोसिस हो गया है, जो ओव्यूलेशन था वो हो गया है, अब आपको और ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाने की जरूरत नहीं है, तो अब आप रुक जाओ। जिसकी वजह से क्या होगा, एलएच का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलएच कम हुआ, तुरंत कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो डाई कर जाएगा। सेकंड चीज क्या होगी? सेकंड चीज ये एक्ट करेगा यूट्रस पे, और इसका काम भी ये है कि सपोर्ट करेगा, सीमेंटिंग करेगा किसकी? एंडोमेट्रियम की। ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डाई करेगा तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर एक कोई चीज है जो कि सारे हार्मोन्स को बना रही है, अचानक से अगर वो उसकी डेथ होगी तो वो सारे हार्मोन्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। तो प्रोजेस्टेरोन जो आपका था वो कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो उससे क्या होगा? एंडोमेट्रियम की जो आपकी सीमेंटिंग चल रही थी, जो उसका मेंटेनेंस चल रहा था वो रुक गया, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम शेड करने लगेगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जो कि ब्लीडिंग होती है एट 28 डे ऑफ द साइकिल। सेकेंड, ईस्ट्रोजन जो आया था, जो ईस्ट्रोजन था वो भी कम हो जाएगा। तो जो कम ईस्ट्रोजन है वो क्या करेगा? वो फिर से अपना जो नेगेटिव फीडबैक जो भेज रहा था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे, वो लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाएगा और ये एक दूसरी साइकिल को इनिशिएट करने लगेगा। ठीक है, और बाकी जो आपका इनिबिन था ये भी आपका कम हो जाएगा। तो ये थी आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं उसका मैंने जो डायग्राम बनाया है, आप सुनने के साथ साथ डायग्राम पे भी नज़र रखिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, मैं और ईजी फॉर्म में कोशिश करूँगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मैं समझा सकूँ। लेट मी नो, अगर आपको चीज़ समझ में आई है तो मुझे थम्स अप कर दीजिए, नहीं समझ में आया है तो भी मुझे बताइएगा, तो मैं और ईजी पैटर्न और कोई निमोनिक के फॉर्म में कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ समझा सकूँ। ठीक है, बाकी इस तरह की और भी अगर आपको किसी टॉपिक पे समझना है, कोई टॉपिक आपको चाहते हैं कि मैं उसको पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।